हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इतिहास का जो अध्याय नंबर 1 है, जो कि है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे लगभग सभी क्वेश्चंस जो है यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ा होगा तो बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि दयाराम साहनी ने की थी। तो और एक बार मैं रिवीजन करवाऊंगी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो दयाराम साहनी। और अगर पूछा जाए कि हड़प्पा की खोज किसने की थी तो भी होगा दयाराम साहनी ने। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। यानी इतिहास का जानकार, मतलब इतिहास के बारे में हमें किस प्रकार से जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि साहित्य स्रोतों के आधार पर, विदेशियों यात्रियों के विवरण के आधार पर, या फिर तीसरा पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमें साहित्य स्रोतों के आधार पर भी कुछ चीज़ें जानने को मिलती है, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर भी कुछ चीज़ें जानने को मिलती है। जैसा कि आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे या फिर पढ़ भी चुके हैं, अल बरूनी, इब्न बतूता, ये जो यात्रा वृत्तांत हैं यहाँ पे, ये भी आप लोगों का 12 में ही है। यात्रा वृत्तांत जो है उससे हमें बहुत जानकारियाँ प्राप्त होती है इतिहास के बारे में। ठीक है, तो इतिहास के बारे में और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलते हैं। यानी जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी प्राचीन इतिहास के निर्माण किया गया, तो उपरोक्त सभी के आधार पर ही उसका निर्माण किया गया है, यानी इतिहास का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो अब चलिए ऑप्शन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो सबसे पहले वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता यानी उसमें हड़प्पा की सबसे पहले खोज की गई थी। क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था, तो हड़प्पा। और हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ था, इसी कारण उस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। ठीक है, ये वाला आप लोगों को टॉपिक भी याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा था। तो उस स्थान में सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी, इसीलिए उस जगह के नाम से ही उस सभ्यता का नाम रखा गया था, हड़प्पा सभ्यता। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो यानी उसका हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख शहर जो है वो है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसी वजह से उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे हमने समझा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे। अब हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर जो है वो बसा हुआ है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ऑप्शन में क्या है देख लेते हैं। नगर योजना व वास्तुकला, व्यापार, और एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों का कला और पशुपालन। तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 का कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना व वास्तुकला। आप लोगों ने अन्ना घर के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें अन्न भंडार करके रखा जाता था। स्नान घर के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पे जो आम जनता थी वो कुछ विशिष्ट पूजा पाठ के दौरान या फिर विशिष्ट कुछ चीज़ें होती थी, तो वो लोग उस दिन वहाँ पे उस नाना घर में नहाने जाते थे। फिर जो नगर योजना थी वो कुछ त्रिकोणमिति के अनुसार बनी हुई थी। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या था कि हड़प्पा सभ्यता का
सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो नगर योजना इसकी सबसे विशेषता थी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सिंधु सभ्यता में गोदावरी का प्रमाण कहाँ से मिलता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में गोदावरी का प्रमाण कहाँ से मिलता है। ऑप्शन में क्या है, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी और बनामली। तो सिंधु घाटी में गोदावरी का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो लोथल से मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है, लोथल से मिलता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, किस सिंधु स्थल में सूती कपड़ों के साथ मिले हैं। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ों के साथ नहीं होगा, एक्चुअली ये साक्ष्य होगा, यानी प्रमाण कहाँ से मिला है कि वहाँ पे सूती कपड़ों का इस्तेमाल होता था। तो कहाँ से होता था, तो मोहनजोदड़ो से इसका प्रमाण मिला है कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो से प्रमाण मिला है कि हड़प्पा सभ्यता में या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु स्थल में सूती कपड़ों का प्रयोग होता था। यहाँ से हमें मोहनजोदड़ो से हमें साक्ष्य मिला है। ठीक है, साक्ष्य मिला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है, क्या क्या है ऑप्शन में, साहित्य, सिक्के, अभिलेख और भग्नावशेष। यानी पुरातत्व यानी जिन चीज़ों की वजह से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उसे हम पुरातत्व यानी पुरानी चीज़ें कहते हैं। तो पुरानी चीज़ों से हमें सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है। आप लोगों के घर में भी आप लोगों के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास काफ़ी पुराने सिक्के होते हैं, तो वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। भग्नावशेष से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और अभिलेख यानी जैसे कि हम लोग वेद और पुराण की बात करते हैं, उससे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन साहित्य से ऐसा कुछ खास हमें जानकारी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में था क्या, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। कौन एक नहीं है, तो साहित्य, यानी साहित्य से हमें कुछ अच्छा खासा इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चंस को अगर घुमा फिरा के भी दिया जाए तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए, फिर ही उसका आंसर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कुछ भी आंसर दे देना है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, यानी प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी। तो ऑप्शन देखते हैं, पढ़ते हैं, राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका जैसा या फिर गणतंत्रात्मक। ठीक है, तो कैसी थी हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन, तो नगरपालिका जैसी थी। नगरपालिका जैसी इसकी प्रशासन की व्यवस्था हुआ करती थी। जैसा कि आज हमारे इंडिया में, आज हमारे देश में लोकतंत्रात्मक है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक है, तो तभी हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा हुआ करता था, तो नगरपालिका जैसा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता यानी उस दौरान सिंधु सभ्यता उस हड़प्पा शहर के आसपास सबसे प्रमुख उसका बंदरगाह कौन हुआ करता था, तो लोथल। ठीक है, लोथल, यहाँ पे ऑप्शन में है लोथल। तो ये सबसे उसका प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली। ऑप्शन में है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटडीजी और राखीगढ़ी। तो कहाँ से मिली है मूर्ति उसकी, नर्तकी की मूर्ति, तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, यानी सिंधु सभ्यता वहाँ के लोगों से किसका व्यापारिक संबंध नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, चीन। अब देखिए अफगानिस्तान तो होने से रहा क्योंकि अफगानिस्तान जो है हड़प्पा सभ्यता का थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान के तरफ भी पड़ता है। पाकिस्तान उसका प्रमुख स्थल है और इधर राजस्थान तरफ, तो अफगानिस्तान से तो होगा ही, ये तो जाहिर सी बात है। ईरान से भी होगा, ईरान भी लगभग उसी साइड में है, और मेसोपोटामिया से भी होता था। तो व्यापारिक संबंध किसके साथ नहीं था, तो चीन के साथ उसका व्यापारिक संबंध जो था वो नहीं था। ठीक है, व्यापारिक संबंध उसका नहीं था।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? पशुपति महादेव उसके प्रमुख देवता थे। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीले के रूप में जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस मैंने समझा दिए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करना। आगे भी लगभग 2 चैप्टर आप लोगों का टोटल यहाँ पे 15 चैप्टर उपस्थित है इतिहास में। तो मैं धीरे धीरे करके सब बना दूंगी। दूसरे वीडियो में दूसरा चैप्टर हम लोग क्लियर करेंगे, उसमें मैं लगभग 20 से 25 ऑब्जेक्टिव निकाल के रखूँगी। ये चैप्टर कुछ इम्पॉर्टेंट तो है। देखिए, ये पहला वाला चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का, लेकिन बहुत ईजी है। अगर आप लोग एक बार भी पढ़ते हैं ना तो आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो मैं दूसरा जो चैप्टर है आप लोगों का, उसमें लगभग आप लोगों का 25 या 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल के रखूँगी एंड जल्दी ही वीडियो आ जाएगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, और हमारे साथ यूँ ही बने रहना। और अगर आप ये वीडियो कुछ दिन बाद देख रहे हैं, अपलोड होने के कुछ दिन बाद, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे और भी नए वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। वहाँ पे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलना। बस आज के लिए इतना ही।